हे व्हाट्सअप वॉरियर्स। सो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के जो कि है हमारा डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज उसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं जो कि है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो यहाँ पर हम लोगों को ये पता लगेगा, यहाँ पर सारे हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि क्या है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज का डेवलप होने में हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो रिसोर्सेज है वो हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। बिना रिसोर्सेज के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ना ही हम बिना हवा के रह सकते, ना ही हम बिना पानी के रह सकते, सोलर एनर्जी के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये हमें फ्री गिफ्ट, मतलब फ्री में मिला है। दीज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। और जब भी हमें कोई चीज फ्री में मिलती है तो उसकी वैल्यू वैसे ही जीरो हो जाती है। जब तक हम किसी चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करते, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो चीज हमें फ्री में मिल जाती है, मुफ्त में मिल जाती है, सो वो ऐसे ही हमारे लिए बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है। लाइक उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता। जब वो चीज हमसे दूर चली जाती है तब हमें लगता है अरे काश वो मेरे पास होता, काश वो चीज मेरे पास होती, सो वो कितना ज्यादा अच्छा होता मेरे लिए। सो द थिंग ओवर हेयर इज ऑल्सो लाइक दैट। जब हमें कुछ फ्री में मिल जाता है, लाइक अगर मम्मी पापा हमें कुछ लाकर दे देते हैं तो उसकी अहमियत हमें नहीं समझ में आती। पर जब हम किसी चीज को कमाने के लिए, किसी चीज के साथ रहने के लिए इतना ज्यादा मेहनत करते हैं तब हमें उसकी वैल्यू समझ आती है। सो एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली। और रिजल्ट क्या होता है, फ्री में अगर हम लोगों को कुछ मिल जाता है तो हम लोग बहुत बुरी तरीके से उसको यूज करते हैं बिना कुछ सोचे समझे, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये सारे प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पर हम लोगों को पॉइंट दिया गया है और तीन प्रॉब्लम्स बताए गए। सबसे पहला डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों के लालच की वजह से हम लोगों का रिसोर्स खत्म हो रहा है। क्या है यहाँ पर लालच, और कुछ लोगों के लालच, पैसे की लालच और ज्यादा कमाने की लालच। कोयला निकाला जा रहा है और कोयला निकालते वक्त कुछ लोग वहां पे जो कर्मचारी है वो लोग एक्स्ट्रा निकाल दे रहे हैं ताकि वो लोग एक्स्ट्रा बेच सके, जो कि गवर्नमेंट के खाते में भी नहीं जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट को जिसके बारे में पता भी नहीं है। अब इतना इतना टन कोयला निकल रहा है, 10 kg और निकल जाए तो किसको पता चलेगा, किसी को नहीं समझ में आएगा, और उसके बारे में कहीं पर लिखा भी हुआ नहीं है। दैट इज वाई यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ कुछ लोगों के ग्रीड की वजह से हमारा रिसोर्सेस खत्म हो रहा है। और जितना ज्यादा तेजी से हमारा रिसोर्सेस खत्म हो रहा है उतना ज्यादा उसका दाम बढ़ रहा है उन सारे रिसोर्सेस का। पिस कौन रहा है, हम कॉमन लोग, हम लोग, जो लोग की जिन लोगों के पास ये अथॉरिटी भी नहीं है कि वो वहां जाकर यूज कर सके, वहां जाकर एक्सट्रैक्ट कर सके। नहीं, हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है। और जिन लोगों के पास ये अथॉरिटी है वो लोग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सामान निकाल कर बेच रहे हैं जिससे उनका प्रॉफिट हो रहा है, बट हमारा इवेंचुअली लॉस हो रहा है। बोलोगे हम लोगों का क्या लॉस हो रहा है, हम लोगों तो कहीं से भी उससे रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड नहीं है, वो इस तरीके से रिलेटेड है। कोयला बहुत सारे कामों में आता है, भले ही हम डायरेक्ट अब गैस का यूज करते हैं, हम चूल्हा यूज नहीं करते, तो हम लोगों को डायरेक्ट कोयला का जरूरत नहीं पड़ता। बट इंडस्ट्रीज में, हम लोगों के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, हर चीज में कोयले का जरूरत पड़ता है। अब सोचो अगर कोयला को बहुत ज्यादा यूज करके, मतलब जितना ज्यादा निकाला जा रहा है, अब जितना कम होगा कोयला उसका दाम उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब जितना ज्यादा बढ़ रहा है, जितना ज्यादा उसका दाम बढ़ रहा है, उसी के हिसाब से अगर प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन में भी तो फैक्ट्री वाले लोग एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जोड़ेंगे। लाइक इलेक्ट्रिसिटी भी होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन में जितना भी पैसा लगा वो हम ही लोगों से तोलेंगे। तो इस हिसाब से हम लोगों को नुकसान होता है। उसके बाद accumulation of resources in few hands which results in the division of society into two segments. Exactly. सिर्फ कुछ लोग उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और हम लोग गरीब के गरीब ही रह जा रहे हैं। हम लोगों का कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। रिसोर्सेस सबके लिए है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के उनके खुद के फायदे के लिए नहीं। सो ये सोचने वाली बात है। उसके बाद इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। एग्जैक्टली, बिना कुछ सोचे समझे हम लोग बस इसको, रिसोर्सेस को बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है।
कोरोना की वजह से हम लोग सोचते हैं कोरोना की वजह से कितना ज्यादा बुरा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन यही कोरोना था जो पोल्यूशन कम करने में काम आया था। हमारे पोल्यूशन कम हुआ तो ओजोन लेयर हमारा थोड़ा थोड़ा रिपेयर हो रहा था, फिर से सब लोग बाहर जा रहे हैं और फिर से हमारा ओजोन लेयर दोबारा से बहुत मतलब बर्बाद हो रहा है। सो दिस इज इट कि चलो ठीक है, कोरोना की वजह से सब कोई को घर पे रहना पड़ा, बहुत ज्यादा बुरा हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत बहुत सारे लोग मर गए, बहुत कुछ बुरा हुआ, लेकिन हमारा हमारा हमारे इन्वायरमेंट को थोड़ा सा टाइम मिल गया, हमारे नेचर को थोड़ा सा टाइम मिल गया कि वो थोड़ा और सही से अपने आप को सही कर सके, हील कर सके। जितना हम लोग बर्बाद कर चुके हैं उसको हील करने का थोड़ा टाइम मिला इस वजह से। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, उसी के बाद आता है कि हाँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग, अब ग्लोबल पीस, अब यहाँ पर ये भी देखो ना, हाँ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ग्लोबल पीस के लिए कैसे जरूरी है। कुछ रिसोर्सेज के लिए, अब हमारे पास कश्मीर है, हमारे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर है जो बहुत अच्छा है, इतना सुंदर है वो, इतना अच्छा सुकून है, इतना लाइक अर्थ का हेवन बोला जाता है उसको, और इस वजह से उसको अक्वायर करने के लिए लोग अलग अलग देशों से हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू दैट पॉलिटिकल व्यू, बट इट्स जस्ट दैट दूसरे के पास रिसोर्सेज है, हम लोगों को वो चाहिए तो हमें उसे अटैक करना पड़ेगा। दिस इज द लाइक इस वजह से हमारा ग्लोबल पीस खतरे में है, हमारा ग्लोबल पीस खत्म हो रहा है। If the present trends of resource depletion by few individuals and countries continues, the future of our planet is danger. Exactly, is in danger. हम लोग वो memes and all इन सब में देखते रहते हैं कि हम एक टाइम आएगा 2050 में शायद होगा, या 2060 में ऐसा होगा कि हमारे अर्थ से सारी हरियाली चली जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा, लोग भूख के लिए, खाने के लिए तरस जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अगर हम लोग जिस रेशियो से अपने रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है कि हमारा जो रिसोर्सेज है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए और हमारे पास कुछ नहीं रहे। तब हम लोग क्या करेंगे? उस समय के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? उस समय के लिए हम लोगों को रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। अब आता है हमारा टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो भी हम लोगों को पढ़कर रखना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हम लोग अपना भी डेवलपमेंट करें, हम लोग बिना किसी डैमेजिंग के, लाइक हम अपने एनवायरमेंट को डैमेज भी ना करें और खुद भी डेवलपमेंट करें और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रखें। ये जो नेता और इतना ज्यादा ये लोग बचा कर रखते हैं अपने पैसे को कि नहीं, हम लोग जितना बटोर सकते हैं बटोर लेते हैं, सो दैट हमारी 7 पुश्ते बैठकर खाएगी, उन लोगों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यों करते हैं? ताकि उनके जो फैमिली मेंबर्स है वो ज्यादा अच्छे से रह सके, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी तो सोचो कि हम लोग इतना ज्यादा जो पानी बर्बाद कर रहे हैं, कि हमारे फ्यूचर जनरेशन, हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए और फर्दर जनरेशंस के लिए क्या वो बच पाएगा? ना पानी बचेगा, ना पेट्रोल बचेगा। जब आप बाकी सारी चीजों में सोचते हो, जब हम बाकी सारी चीजों में सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर जनरेशन, हमारा बेटा बहुत ज्यादा खुश रहे, बहुत अच्छे से रहे, उसको सारी सुख सुविधाएं मिले, और उसका फैमिली बहुत अच्छे से रहे, जब बाकी सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, तो फिर इन सारी चीजों के बारे में क्यों नहीं सोचते? जब हम लोग 1 बाल्टी की जगह 2 बाल्टी पानी से नहाते हैं, पानी को वेस्ट करते हैं, टैप जब खुला हुआ रहता है, ये टैप, अगर हम इंडियंस की बात कर रहे हैं तो इंडियंस तो ये काम करते ही है, अगर टैप में थोड़ा थोड़ा भी बूंद बूंद पानी गिर रहा है तो वी डोंट केयर अबाउट दैट, वी डोंट केयर दैट, हाँ ठीक है ना, कल करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे, क्या दिक्कत है? उसमें प्लास्टिक बांध दिए या उसको ऐसे ही रहने के लिए छोड़ दिया, हाँ थोड़ा थोड़ा ही तो गिर रहा है, थोड़े ना पूरा का पूरा टैप बर्बाद हो गया, चलो ठीक है चलता है। वहां पर बाल्टी रख दिया, बाल्टी भर कर, वो बूंद बूंद पानी से ही बाल्टी पूरा भर कर फिर बाहर गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, डजंट मैटर, हाँ चल ठीक है, कल करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे, क्या दिक्कत है, बाद में करवा लिया जाएगा कभी, अभी पैसे नहीं है। क्या हमारे पास 20 रुपए नहीं होते? हम 20 रुपए का कुरकुरे खा लेते हैं, लेस खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट हमारे पास 20 रुपए नहीं है कि हम एक
टैप लगाए, सस्ता वाला ही लगा लेते हैं ना टैप, क्या जरूरत है 200 300 400 एंड 500 वाला टैप लगाने का, नहीं बहुत ज्यादा महंगा टैप लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें अपना स्टैंडर्ड दिखाना है हमारे रिलेटिव्स को एंड ऑल दैट, नहीं दिखाना, हमें बचाना है पानी, हमारा टंकी खाली हो रहा है। गर्मियों के दिन में कितनी ज्यादा परेशानी होती है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते। ये सारा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया ना, कि हम अपने लिए भी बचा रहे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। और क्योंकि बारिश होते रहती है, हमेशा बारिश होती है, इसका मतलब ये थोड़े कि पानी रिन्यू होता है, इसका मतलब ये थोड़े कि कभी खत्म नहीं होगा, बिल्कुल खत्म हो सकता है, ये भी पानी भी खत्म हो सकता है। पेड़ जिस हिसाब से हम लोग पेड़ काट रहे हैं, पेड़ रहेगा नहीं, बारिश होगी नहीं, बारिश होगी नहीं तो वही सूखा पड़ेगा, आधा से ज्यादा जगह में सूखा पड़ेगा। So these are the things which is why we need sustainable development for our future generation, not only for ourselves. उसके बाद आते हैं हम लोग रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। सो मैं यहाँ पर इसको इरेज कर रही हूँ। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो कि याद करने लायक है, जो कि आपके लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, एजेंडा 21 को बिल्कुल ओवरलुक नहीं करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज। सो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट क्या है? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट कब हुआ था? 1992। ये चीज याद करना, 1992 को हुआ था। उसके बाद क्या था? पहला पॉइंट क्या है? 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट कहां? इन ब्राजील। 100 heads of states met in Brazil. अब यहाँ पर क्या है? States is not about like Jharkhand or West Bengal or Odisha or something. No, states is about countries. States are for state here belongs to country, denotes country. So इसको हमेशा याद रखना। 100 देशों के जो हेड है वो लोग सब मिले थे कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में मिले थे, जो कि है कहाँ? ब्राजील में है। कब मिले थे? 1992 में मिले थे। ये हमारा पहला अर्थ समिट था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ये हमारा पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। क्यों मिले थे? किस वजह से मिले थे? ऐसे ही गप्पे लड़ाने के लिए, पार्टी करने तो नहीं मिले होंगे, कोई ना कोई चीज करने के लिए मिले होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि ये लोग यहाँ पर मिले थे ताकि ये अर्जेंट, फॉर डिस्कसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स, फॉर डिस्कसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स, ये अर्जेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए मिले थे। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थे? सबसे पहला, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, दूसरा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें, और वो भी किस लेवल पे? एट ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का नहीं, सिर्फ एक कंट्री का नहीं, बल्कि सारी कंट्रीज का, सबका डेवलपमेंट, सबका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। चलो अब हम इंडिया में बहुत अच्छे से कर रहे हैं सारा काम, हम लोग हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। पर फिर भी हम लोग कोशिश तो करते ही है। ऐसा भी हम लोग नहीं कर सकते कि इंडिया में ऐसा कुछ काम नहीं होता जिससे हम लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले
पता चला, मतलब न्यूज में, नॉट न्यूज में, यूट्यूब एंड ऑल ये सारे में, या अगर आप हिस्ट्री चैनल देखते हैं तो ये मेरा इंडिया करके एक प्रोग्राम आता है, उसमें दिखा रहा था कि तमिल के तरफ कोई एक इंसान है जो जिसने अपने लाइफ स्पैन में पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही लगा दिया है। लाइक इतना पेड़ बनाया, पेड़ लगाया है उसने कि पूरा एक फॉरेस्ट कवर हो सकता है उससे, इतना ज्यादा पेड़ लगा उसने। तो हमारे इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो इन्वायरमेंट को केयर करते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट इंडिया और एनी अदर कंट्री, इट्स अबाउट कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सिर्फ एक कंट्री अगर कर रहा है तो नहीं होगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा। चलो आप अपने आप को ही सोच लो कि आप घर पे झाड़ू लगा रहे हो या घर का काम कर रहे हो, और आपका भाई या बहन या जो भी है घर पे वो सिर्फ और सिर्फ कचरा फैलाया जा रहा है, तो क्या कभी घर साफ हो पाएगा? कभी नहीं साफ हो पाएगा, क्योंकि एक इंसान साफ कर रहा है और दूसरा इंसान तभी के तभी उसमें कचरा फैला दे रहा है, तभी के तभी उसको बर्बाद कर दे रहा है, तो कभी साफ ही नहीं होगा। हाँ, वही दिवाली के टाइम पे जैसे हमारे पूरे घर वाले लोग, चाहे आप हो चाहे आपकी मम्मी हो, सबके सब मिलकर घर साफ करते हैं तो फिर घर साफ हो जाता है। और उसके अलावा क्या था? The assembled leaders signed the Declaration on Global Climate Change and Biological Diversities. ये जितने भी लीडर्स थे, इन लोगों ने ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज पे डिक्लेरेशन साइन किया था। अब यहां पर आता है द रियो कन्वेंशन इंडोर्स्ड। क्या इंडोर्स किया था उन्होंने? फोर्थ पॉइंट, दे endorsed global forest principles and adopted agenda 21। तो यहां पर इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अचीवमेंट्स लाइक ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, कि हम लोग सबके सबको मिलकर फॉरेस्ट को बचाना है, हम लोग ज्यादा पेड़ नहीं काटेंगे, हम लोग फॉरेस्ट को बचाएंगे। उसके बाद उसके अलावा क्या था? 21st लाइक अजेंडा 21 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 इन लोगों ने अडॉप्ट किया। तो यहां से यहां तक समझ में आ गया। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था। कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था। क्या था? तो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। इसमें कौन कौन आए थे? तो 100 हेड्स ऑफ स्टेट मिले थे, ब्राजील में मिले थे। किस वजह से? सो दैट ये लोग अर्जेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके। उसके अलावा क्या 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 प्रॉब्लम्स क्या थे? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल, ये सारा था। उसके अलावा क्या है? तो उसके अलावा ये लोग सब ने मिलकर ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में बात की और क्या अडॉप्ट किया? एजेंडा 21। अब अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि एजेंडा 21 होता क्या है, किस वजह से एजेंडा 21 इन लोगों ने अडॉप्ट किया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ 21st सेंचुरी। ये 21st सेंचुरी की बात हो रही है और 21st सेंचुरी के लिए इन्होंने एजेंडा 21 को ही क्यों चुना? क्या है ये एजेंडा 21? शुरुआत में हम लोगों को बता दिया कि ये क्या है एजेंडा 21 में। शुरुआत में हम लोगों को क्या बताया? इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। तो एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 में इन लोगों ने क्या किया? तो डिक्लेरेशन साइन किया। वर्ल्ड के लीडर्स ने साइन किया। क्या? तो डिक्लेरेशन साइन, डिक्लेरेशन कब साइन किया? 1992 में। कहां साइन किया? तो ये हुआ हमारा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। ऑन किस पे? इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट।
हम लोगों से ये भी पूछा जा सकता है UNCED का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इज द फुल फॉर्म फॉर UNCED। ये याद रखना, एक मार्क्स के क्वेश्चन में बिल्कुल आ सकता है। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात किया था, जो कि हम लोगों ने रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में पहले ही देख लिया है। एजेंडा का मेन मोटो क्या था, मेन कॉम्बैट क्या था? वो ये था कि इन लोगों का मेन मोटो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, सो व्हाट वाज देयर मेन मोटो? एजेंडा 21 मोटो। सबसे पहला क्या था? सबसे पहले ये कि हम लोगों को एनवायरमेंटल डैमेज से बचाना है, एनवायरमेंट को, हमारे अर्थ को। एनवायरमेंटल डैमेज। दूसरा क्या था? दूसरा क्या हम लोगों को कॉन्कर करना है? वो है हमारा पॉवर्टी। तीसरा क्या था? चलो तीसरा थर्ड पॉइंट ही बनाकर लिखते हैं। तीसरा क्या था? डिजीजेस। तो ये सारा क्या था? ये कॉमन इंटरेस्ट था, म्यूचुअल नीड्स थे हमारे, कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने पड़ेंगे। एनवायरमेंटल डैमेज, हर एक कंट्री में एनवायरमेंटल डैमेजेस हो रहे हैं। पॉवर्टी सिर्फ और सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, हर एक कंट्री है ऐसा, हर एक कंट्री का प्रॉब्लम है पॉवर्टी। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसमें पॉवर्टी ना हो, थोड़ा सा भी पॉवर्टी ना हो। तीसरा क्या है? डिजीजेस। ये जो अभी कोरोना आया था, क्या कोरोना सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए था? सिर्फ और सिर्फ इंडिया को परेशान किया? नहीं, हर एक कंट्री के लिए था। अब वैक्सीन अगर निकलेगा तो क्या सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलेगा या किसी जिस कंट्री ने निकाला उस कंट्री को मिलेगा? नहीं, हर जगह पर शेयर किया जाएगा वैक्सीन को। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जितने भी कंट्रीज है वो एक दूसरे का हेल्प करके, इवन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, वो भी हमारे सिर्फ और सिर्फ एक इकलौते देश का दिमाग नहीं था, बल्कि दूसरे देशों में जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो रूल्स बनाए गए थे, उन सब के बारे में पढ़कर, उन सब के अच्छे चीजों को देखकर फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया था। तो यहाँ क्या है? हम लोग एक दूसरे का हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इसका वन मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? अगर मेजर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे? वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 was that every local government should have their own agenda 21। हर एक लोकल गवर्नमेंट का खुद का एजेंडा 21 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? किस लिए होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि हर एक कंट्री में प्रॉब्लम्स अलग अलग है। कहीं पर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो कहीं पर कहीं पर लोगों के पास हेल्थ फैसिलिटीज उतने अच्छे नहीं है, कहीं पर बहुत ज्यादा स्कूल्स नहीं है, लिटरेसी लेवल कम है। हर एक जगह का अलग अलग प्रॉब्लम है। इवन कंट्री तो रहने देते, कंट्री तो अलग बात हो गई, हर एक स्टेट का प्रॉब्लम अलग अलग है। बिहार का प्रॉब्लम अलग है तो पंजाब का प्रॉब्लम अलग है। पंजाब में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, तो बाकी ऐसे कुछ स्टेट्स है जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता, वो लोग एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा कमा लेते हैं। तो तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में यहाँ पर हमारे तमिलनाडु में बहुत ज्यादा लिटरेट लोग ज्यादा है, ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। बिहार का अगर बात करें, झारखंड का अगर बात करें, तो यहाँ से IAS IPS बहुत ज्यादा निकलता है दिल टूटने के बाद। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सारे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्ट्रेंथ्स है, अलग अलग वीकनेसेस है। तो इन सारी चीजों को देखने से, इन सारे चीजों से हम लोगों को क्या करना है कि जहां जो प्रॉब्लम्स है वहां का उस तरीके का सोल्यूशन। अरे हम अपने घर पे भी अगर 4-5 लोग हैं तो सबका प्रॉब्लम्स अलग अलग होता है। पापा अगर ये सोचते हैं कि किस तरीके से कमाए, क्या किया जा सकता है, तो मम्मी ये सोचती है कि आज क्या बनेगा घर पे।
आपका अगर प्रॉब्लम है तो आप सोच रहे हो अरे मेरा दोस्त मेरे से रूठ गया है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से रूठी हुई है, उसको कैसे मनाएंगे, हमको पढ़ाई करना है, क्लास 10th है, अभी एग्जाम्स है, एग्जाम्स किस तरीके से देंगे। तो ये सारे आपके प्रॉब्लम्स है, मम्मी पापा के सेम प्रॉब्लम्स नहीं है। तो एक घर पे अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम्स होता है, तो फिर अलग अलग स्टेट्स के तो अलग अलग प्रॉब्लम होंगे ही, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये बोला गया था कि नहीं, हर एक लोकल गवर्नमेंट क्या करेगा, तो अपना अपना अलग अलग एजेंडा 21 बनाएगा अपने हिसाब से। जहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है वहां पर गरीबी को हटाने के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे, जहां पर बहुत ज्यादा लोग लाइक बहुत कम स्कूल्स है वहां पर स्कूल ज्यादा बनाए जाएंगे, जहां पर हॉस्पिटल्स कम है वहां पर हॉस्पिटल ज्यादा बनाए जाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स दैट वर सेट इन एजेंडा 21। अब आते हैं हम लोग रिसोर्स प्लानिंग में। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है यहाँ पर, रिसोर्स प्लानिंग लाइक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियरी यूज ऑफ रिसोर्स। और ये क्यों है, रिसोर्स प्लानिंग जरूरी क्यों है, क्योंकि हर एक स्टेट में रिसोर्सेज अलग अलग है। कंट्री लाइक इंडिया, हमारे कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कहीं पर कोयला है तो कहीं पर डायमंड है तो कहीं पर कुछ है कहीं कुछ और है, हर जगह अलग अलग है। इवन लेकिन एक और चीज है कि जहां पर जैसे राजस्थान और गुजरात का हम लोग बात कर रहे थे, वहां पर सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो क्या वहां पर कोयला मिलता है, नहीं मिलता है, वो डिजर्ट एरिया है, वहां का टोपोग्राफी अलग है। तो उस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस स्टेट में कुछ बहुत ज्यादा है तो दूसरा कम भी है। अगर वहां पर लाइक सोलर एनर्जी विंड एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वहां पर कोल एंड पेट्रोलियम वहां पर नहीं पाया जाता। सो हम लोगों को अपने आप में हर एक स्टेट्स में क्या करना पड़ता है, हम लोगों को शेयर करना पड़ता है। अब किसी किसी स्टेट में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, किसी स्टेट में कम होता है। तो अगर हम लोग वो स्टेट सिर्फ और सिर्फ ये करें कि नहीं यहाँ पर जो सारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो राइस का हो, व्हीट का हो, दाल का हो, जो भी हो रहा है वो सिर्फ हमारे यहाँ के लोग खाएंगे, बाकी और कोई नहीं खाएगा, तो उस हिसाब से तो हमारा इंडिया नहीं चलने वाला। हमें शेयर करना पड़ता है इस तरीके से। For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh are rich in minerals of and coal deposits. Minerals भी हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे और coal deposits भी है। फिर वही अगर अरुणाचल प्रदेश का बात करें तो बहुत ज्यादा पानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छे से है। राजस्थान का बात करें तो यहाँ पर उन लोगों के पास सोलर एनर्जी विंड एनर्जी बहुत सारे है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज नहीं है। वही अगर कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख का बात करें तो ये रिलेटिवली आइसोलेटेड है, मतलब थोड़ा सा कटा हुआ है, थोड़ा सा दूर है बाकी सारे कंट्रीज से, लेकिन बहुत ज्यादा इट हैज वेरी रिच हेरिटेज बट इट इज डेफिशिएंट इन वाटर, पानी कम है वहां पर। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम माइनर या वाइटल मिनरल्स भी वहां पर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा नहीं है। तो इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड द बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल स्टेट रीजनल एंड लोकल लेवल। ये है बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। हर एक जगह पर अलग अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं, हर एक जगह पर अलग अलग कुछ कुछ रिसोर्सेज कम है, तो उस हिसाब से हम लोगों को प्लान करना पड़ेगा। अब हम लोग प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, रिसोर्स प्लानिंग कर कैसे सकते हैं हम लोग, कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला रिसोर्स प्लानिंग के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन से जगह पर हमारा रिसोर्स है। जैसे रिसोर्स प्लानिंग, पहला हो जाएगा हमारा आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद दूसरा क्या होगा, प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, और तीसरा क्या है, तीसरा में आ जाता है हम लोगों का मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स with overall
नेशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई क्या, हम लोगों को पता ही नहीं है कौन सी जगह पर कौन से स्टेट में कौन सा रिसोर्स है, तो हम कहाँ से कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। हमें पहले पता होना चाहिए कि इस जगह पर झारखंड में कोल है, आयरन एंड स्टील्स है, तो हम लोगों को पता है, पहले हम लोग पता कर लिए। सिर्फ और सिर्फ पता ही नहीं करना है, बल्कि क्वांटिटी और क्वालिटी भी जानना है। अब हम लोगों को चलो पता चला कि कोयला है, इस जगह पर कोयला है, लेकिन हम लोग क्वालिटी नहीं देखे किस तरीके का है। लाइक पत्थर वाला कोयला है, अच्छा एकदम हाई क्वालिटी वाला कोयला, ये बकवास क्वालिटी वाला कोयला। क्वालिटी भी डिफर करता है हर एक चीज का। हम लोग देखे ही नहीं है चीज कि कौन से किस क्वालिटी का कोयला है। तो क्या होगा अगर क्वालिटी हम लोगों को नहीं पता होगा, तो क्वालिटी अगर हम लोगों को नहीं पता होगा तो हम लोग फालतू में बहुत महंगे महंगे टेक्नोलॉजी यूज करेंगे एकदम सड़ा हुआ क्वालिटी का कोल्स निकालने के लिए, जिसके रिटर्न में हम लोगों को कुछ ज्यादा बहुत अच्छे से पैसे भी नहीं मिलेंगे। सो दिस इज व्हाई वी नीड टू आइडेंटिफाई the resources or inventory of resources across the regions of a country। like इसमें क्या है, सर्वेइंग है, मैपिंग है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव है, कितना क्वांटिटी है, किस क्वालिटी का है, ये सारा चीज हम लोगों को देखना पड़ेगा रिसोर्सेस का। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा प्लानिंग स्ट्रक्चर, लाइक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। यहाँ पर कहा कैसे, जो टेक्नोलॉजी कोल निकालने के लिए यूज होता है, क्या वही टेक्नोलॉजी पेट्रोलियम के लिए भी यूज होता है? बिल्कुल नहीं। पेट्रोलियम के लिए टेक्नोलॉजी अलग यूज किया जाता है, कोल निकालने के लिए टेक्नोलॉजी हम लोग अलग यूज करते हैं। तो कोल, पेट्रोलियम, हर किसी का टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग अलग होता है। प्लानिंग स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स और इम्प्लीमेंटेशन, लाइक रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, सबके अलग अलग होते हैं। कौन से रिसोर्स हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरत है, कौन सा रिसोर्स हम लोग कितना कितना निकाल सकते हैं। अब ये सोचो कि जितना जितना कोयला निकलता है, जितना ज्यादा यूज के लिए, क्या उतना ही ज्यादा सोना भी निकलता है? क्या उतना ही ज्यादा डायमंड भी निकलता है? बिल्कुल भी नहीं। कोयला बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत अलग अलग जगहों पर यूज होता है, बट सोना एंड डायमंड हमारे ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज होते हैं। अगर उतना ही ज्यादा क्वांटिटी में सोना और डायमंड यूज होता तो सोना और डायमंड इतना महंगा नहीं होता आज के टाइम पे। सबको एक्सट्रैक्ट करने का टेक्नोलॉजी अलग अलग होता है, हर चीज के टेक्नोलॉजीज एंड मशीन सब कुछ अलग अलग होता है। अब तेल निकालने के लिए हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, क्या कोयला निकालने के लिए हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोयला के लिए हम लोग ब्लास्ट करते हैं, क्या तेल निकालने के लिए ब्लास्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स देखते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी किसमें जरूरी है। थर्ड बट नॉट द लास्ट, दैट इज कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, हम लोगों ने पैसे लगाए, हम लोगों ने देखा कहाँ पर कौन से कितने क्वालिटी का कोयला है, या गोल्ड है, या लाइक जो भी है, डायमंड्स एंड ऑल दीज थिंग्स है, ये सारा का सारा चीज है, और हम लोग उसके हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजी भी लगा रहे हैं। लेकिन क्या हमारे पास इतना ज्यादा पैसा है कि हम सारा का सारा पैसा इस रिसोर्स डेवलपमेंट में ही पूरा खर्चा कर सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में ही खर्च करें। क्यों नहीं है हमारे पास इतने पैसे? हमें पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स भी देखने हैं, हमें स्कूल्स भी बनवाने हैं, हमें हॉस्पिटल्स भी बनवाना है, हमारे गवर्नमेंट को ये सारे भी काम करने हैं। तो बाकी सारा चीज भी तो करना है, हम सिर्फ एक चीज तो नहीं कर सकते। मान लो कि हमारे पास 1000 रुपए है और हम लोगों को हर एक चीज करना है, मतलब हम लोगों को कुछ खाने का सामान भी लाना है, हम लोगों को कपड़ा भी खरीदना है, हम लोगों को कुछ और भी करना है। मतलब चलो एज अ गर्ल अगर हम मान लेते हैं, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे 1000 रुपए दिए हैं, उसमें से बोल दिया है तुम्हें इसमें से टॉप लेना है, टॉप लो, मेकअप का सामान लेना है, मेकअप का सामान लो। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिस्ट बनाएंगे क्या क्या चीज चाहिए। अगर हम 500 रुपए का या 700 रुपए का एक टॉप ही ले ले, या चलो जीन्स ही ले लेते हैं 800 रुपए का, और 300 रुपए का अगर हम टॉप ले लेते हैं, 200 रुपए का हम टॉप ले लेते हैं, तो क्या बाकी मेकअप का सामान लाइक काजल, आईलाइनर, वॉट एवर इट इज, कुछ कुछ जो थोड़ा बहुत हम लोग, बहुत कम मेकअप, जस्ट एक क्रीम, एक पाउडर, एक काजल, एक आईलाइनर, इतना भी खरीदने का पैसा बचेगा? छोड़ो रहने दो, एक क्रीम खरीदने का पैसा बचेगा। अगर हम लोग 800 रुपए का जीन्स और 200 रुपए का टॉप खरीद लेंगे तो जीरो बैलेंस में आ जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। हम मेकअप का सामान खरीद ही नहीं सकते, कुछ नहीं खरीद सकते इसके अलावा। तो इस हिसाब से हम लोग को फिर प्लानिंग करना पड़ेगा कि हम लोग कितने का टॉप खरीदे, कितने का जीन्स खरीदे, या टॉप एंड जीन्स खरीदे या नहीं खरीदे। हम लोग मेकअप का सामान जो ज्यादा एसेंशियल है,
चलो मेकअप का सामान नहीं, हम लोगों को कुछ खाने का सामान, भूख लगी हुई है तो पहले भूख को मिटाएंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे क्या चीज पहले जरूरी है उसको पहले करना, और फिर जो चीज बाद में जरूरी है उन सबको मतलब लाइक इक्वल वे में जितना जितना जहां जहां पर जरूरी है उसके हिसाब से हम लोग खर्चा करेंगे। The availability of resource is a necessary condition for the development of any region. Exactly. Resources होना बहुत जरूरी है किसी भी जगह के डेवलपमेंट के लिए। पर यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ अवेलेबिलिटी से नहीं होता। ये भी सही है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पोटेंशियल में, सिर्फ अवेलेबल होने से नहीं होता, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। एंड देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री विच आर रिच इन रिसोर्सेज बट are included in economically backward regions. बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जो जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज है लेकिन फिर भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। बहुत सारे ऐसे भी स्टेट्स है जहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है फिर भी वो लोग इकोनॉमिकली आगे है। पुअर रिसोर्सेज बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। पंजाब हमारा, उसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, वो लोग एग्रीकल्चर करके ही अपना मतलब इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं। इवन ये जो हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन है, हमारा जो कोलोनाइजेशन, ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, क्यों आए थे, उन लोगों का मेन अट्रैक्शन क्या था, फॉरेनर्स का मेन अट्रैक्शन क्या था, यही कि हम लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। अब हमारे पास रिसोर्सेज था, हम उसे यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन जो लोग बाहर से आए थे वो लोग यूज कर सकते थे। ब्रिटिशर्स यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स लेकर आए, वही लोग यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लेकर आए और बहुत सारी चीजें। तो हम लोगों के पास इवन हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल है वो भी ब्रिटिशर्स का ही दान है। ब्रिटिशर्स अगर यहाँ पर नहीं आते तो हम लोगों को टेक्नोलॉजी एंड ऑल के बारे में पता ही नहीं चलता और हम लोग को शायद बहुत बहुत और ज्यादा साल लग जाता मील मेड कपड़े पहनने के लिए। वही चरखा चला रहे होते, वही हाथ से कपड़े बना रहे होते, वही महंगा महंगा कपड़ा पहन रहे होते हम लोग अभी भी। ये 100-200 के शर्ट और टी शर्ट्स के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे जो फुटपाथ पे मिलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ब्रांडेड वंस. So, but mere availability of resources is the absence of, I'm really very sorry. So, it was primarily the higher level of technology development of the colonizing countries. Exactly, colonizing countries जिन्होंने हमें बंधक बनाया था. Colonizers, they were the colonizers. Britishers were the colonizers. Arab were the colonizers. We were colonized. उन लोगों ने हम पर रूल किया था. क्यों कर पाए थे? क्योंकि उन लोगों का टेक्नोलॉजिकल नोन हाउ हम लोगों से ज्यादा था. वो लोग टेक्नोलॉजी में हम लोगों से ज्यादा सुपीरियर थे और इस वजह से वो डेवलपमेंट उन्होंने हमारे यहाँ पर जितना भी रिसोर्सेस था उन लोगों को एक्सट्रैक्ट किया. इस वजह से, क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजिकली हमारे से ज्यादा सुपीरियर थे. इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कोलोनाइजेशन. एग्जैक्टली, इंडिया ने बहुत अलग अलग फेजेस ऑफ कोलोनाइजेशन में ये सारे को एक्सपीरियंस किया है. In general, resources development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology and quality of human resources and historical experience of the people. Exactly. In general, अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज होने से कुछ नहीं होता. हमारे पास तो इतना सारा रिसोर्सेज था, सोने की चिड़िया कहा जाता था. तो हम लोग ब्रिटिशर्स से ज्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? इसलिए नहीं बढ़ पाए क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी. ब्रिटिशर्स के पास टेक्नोलॉजी थी जिस वजह से वो लोग कोलोनाइजर थे और हम लोग कोलोनाइज थे. बच्चों के पास पढ़ाई होती है, बुक्स होते हैं, पर उन्हें टीचर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उन्हें उनके पास उतना अच्छा लेट इट बी. सो कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस. किस तरीके से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेस को? रिसोर्सेस हम लोग जानते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तभी से हम लोगों को बोला जा रहा है. ओवर यूटिलाइजेशन, कंजम्पशन, ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है हमारे लिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. रिसोर्स कंजर्वेशन अलग अलग लेवल्स पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है. अब कैसे है ये? हमारे लीडर्स, हमारे थिंकर्स का सबसे बड़ा मेन कंसर्न था कि हम लोग रिसोर्सेस को किस तरीके से बचा सकते हैं, किस तरीके से रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं हमारे लिए. और गांधी जी, इसी बात पर गांधी जी का एक बहुत फेमस लाइन है कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए, कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड. ये लाइन भी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि इस लाइन को किसने कहा था, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड. और ये लाइन कहा था हमारे गांधी जी ने कि हमारे पास बहुत है, हर एक की नीड के लिए बहुत ज्यादा है.
लेकिन किसी के ग्रीड के लिए उतना ज्यादा नहीं है। जितना हमारा ग्रीड है वो कभी खत्म ही नहीं होगा। पैसे चाहे हमें कितने भी मिल जाए, कितने भी ज्यादा पैसे मिल जाए, हमें वो हमेशा कम ही लगता है। हमें और ज्यादा कमाने की इच्छा हमेशा रहती है। चाहे अगर हमारा काम 30,000 से चल जाता है, लाइक हम 30,000 कमा रहे हैं और 30,000 से हमारा काम चल जाता है, तो भी हमें और ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? अब चलो ठीक है, हमने घर बना लिया, मेरे पास जितना पैसा था उससे मैंने फोन खरीद लिया, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे ऑर्नामेंट्स बनाने हैं, मुझे घर बनाना है। घर बनाने के बाद मैं सोचूंगी मुझे कार चाहिए था, एक कार होता तो बहुत अच्छा होता। कार मिल जाएगा तो उसके बाद कुछ और सोचूंगी। जब सब कुछ पूरा कर लूंगी, घर बन गया, कार ले लिया, बड़ा टीवी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया एंड ऑल दैट, सब कुछ हो गया, पॉश एरिया में घर ले लिया, उसके बाद सोचूंगी अरे ये कार बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, एक नया मॉडल का कार खरीदते हैं, नया आईफोन लेते हैं, महंगा वाला आईफोन लेते हैं, शो ऑफ करेंगे। जरूरत नहीं है, इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा ग्रीड कभी खत्म ही नहीं होता। दैट इज व्हाई गांधी जी का ये कोटेशन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। किसी के ग्रीड के लिए, लालच की कोई सीमा नहीं है, लालच कभी खत्म नहीं होता। He placed the greed and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause of the resource depletion at the global level. गांधी जी ने कहा ये सबसे मेन कॉज है कि हमारा जो ग्रीड है, हमारा लालच और हमारे टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सबसे बड़ा कॉज है कि रिसोर्स बर्बाद हो रहा है। जब हमारे पास इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं था, हम लोग कम रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट कर पाते थे, तो ऑब्वियसली हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते थे। दूसरा कि हम लोग बहुत ज्यादा अगर ग्रीडी हो जाएंगे तो फिर हम लोग वैसे भी, हमारा लाइफ सही से नहीं चल पाएगा। उसके बाद ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन और एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन ऑफ मासेस। तो गांधी जी बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि बहुत बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो, बल्कि वो चाहते थे सबके लिए प्रोडक्शन हो। एक इंसान अपने लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है और वही इंसान दूसरों के लिए, सबके फायदे के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, जिसमें दोनों में अंतर है। ये चीज थी। अब एक और आता है हमारा क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना है क्लब ऑफ रोम क्या है। तो इंटरनेशनल लेवल में क्लब ऑफ रोम में जाकर एडवोकेट किया गया था, लोगों ने बात रखी थी रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में, जो कब हुआ था? 1968 में। दैट मींस 1968 ये पहले हुआ था, क्लब ऑफ रोम वाला पहले हुआ था, उसके बाद वो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में। तो पहले रोम वाला हुआ था, क्लब ऑफ रोम कब हुआ था? 1968 में। सब्सिक्वेंटली इसके बाद क्या हुआ? गांधीयन फिलोसफी को, वो जो देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड को, इस चीज को किसने उठाया? स्कम्चर ने उठाया। स्कम्चर इंपॉर्टेंट है, स्कम्चर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि स्कम्चर से पूछा जा सकता है कि हु रोट द बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक बुक का नाम है जिसे स्कम्चर ने लिखा है, और किस बेसिस पे लिखा है? तो गांधीयन फिलोसफी को देखते हुए लिखा है। The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made at the Brundtland Commission report. तो ये रिसोर्स कंजर्वेशन वाला कहां पर दिया गया था? ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट में बताया गया था। इसके बारे में कब बताया गया था? 1987 में बताया गया था। और यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की हम अपना भी विकास करें, अपना भी डेवलपमेंट करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रखें। एंड एडवोकेटेड इट एज मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। और इसको बताया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही एक जरिया है जिससे हम लोग रिसोर्स को कंजर्व करके रख सकते हैं। उसको फिर एक बुक में पब्लिश किया गया था, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को इस बुक में पब्लिश किया गया था, जिसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर। एग्जैक्टली, आर फ्यूचर्स आर कॉमन। अगर कहीं पर पानी नहीं मिलेगा तो वो सिर्फ एक इंसान का प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि हर एक का प्रॉब्लम होगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil Earth Summit, like Rio de Janeiro Earth Summit in 1992. तो जो एक दूसरा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया गया था वो कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। तो पहले जो हम लोगों को बताया गया है वो बाद में हुआ था, और उससे पहले हुआ था, सबसे पहले हुआ था क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम में 1968 में इसको गांधीयन फिलोसफी को रखा गया था, ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को रखा गया था, जिसको इस बुक में लिखा गया था आर कॉमन फ्यूचर। फिर गांधीयन फिलोसफी को स्कम्चर ने लिखा था अपने बुक में स्मॉल इज ब्यूटीफुल में, और ये सारा पहले हुआ था। उसके बाद फिर ये क्लब ऑफ रोम ब्राजील में 100 स्टेट्स ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स
आए थे, मिले थे और उन्होंने फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को और ज़्यादा बढ़ावा दिया और बोला कि सबके पास एजेंडा 21 होना चाहिए. सो दिस इज द होल पॉइंट अप टू दिस थिंग. तो अगले वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में और कोशिश करेंगे 3rd पार्ट में ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग खत्म करते. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.